रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैरियर काउंसलिंग, कैरियर सिलेक्शन और कैरियर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोग मुझसे किसी भी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरा ईमेल है sayyid@gmail.com। ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे पर्सनली कॉल करके अपने कैरियर के बारे में कोई भी गाइडलाइन ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कैरियर होता क्या है। हम में से बहुत कम लोग हैं जिनको कैरियर के बारे में पता होता है कि कैरियर की डेफिनेशन क्या है। तो जब भी हम कैरियर काउंसलिंग की तरफ जाते हैं तो जो पहला स्टेप डिफाइन करना होता है वो ये है कि हमारे माइंड में कैरियर की डेफिनेशन क्या है। हम क्या समझते हैं कि कैरियर क्या है। इसकी डिक्शनरी में या इसकी मीनिंग होते क्या है कैरियर के। तो आप लोगों ने याद रखना है कैरियर का मतलब आपका वो प्रोफेशन है या वो ऑक्यूपेशन है जिसमें आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिसमें आप उन अपॉर्चुनिटीज की बेस पे अपने आप को क्या करते हो, इम्प्रूव करती हो और बेहतर करती हो। अच्छा, जो करियर है दिस इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। ये लाजमी नहीं है कि करियर का मतलब ये है कि आप उससे रोजी कमाएं, आप उससे पैसा कमाएं। करियर का मतलब है कि आप किन किन हॉबीज को, किस प्रोफेशन को, किस ऑक्यूपेशन को चूज करते हो, उसमें फिर आपको क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, अ, जिससे आपकी सेल्फ ग्रोथ भी होती है और आप माली लिहाज से भी बेहतर हो रहे होते हैं। लेकिन माली लिहाज से ही सिर्फ बेहतर होना ज़रूरी नहीं है। करियर का जो मेन मतलब होता है वो ये होता है कि आप अपनी सैटिस्फैक्शन को क्या कर रहे होते हो, अपना सैटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज़ कर रहे होते हो या रेज़ कर रहे होते हो। क्वेश्चन जो सबसे पहले किया जाता है, करियर गाइडेंस अगर हम बात करते हैं, तो करियर गाइडेंस क्यों ज़रूरी है? जो हमारे आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो क्या समझते हैं? उनके माइंड में जो चल रहा होता है ना वो ये है कि हमारा आज का स्टूडेंट कभी भी फ्यूचर को प्लान ही नहीं करता। उसके पास कोई प्लान नहीं है। जब प्लान नहीं है तो उसके पास कोई एग्जीक्यूशन मेथड नहीं होता कि इस प्लान को जो मैंने बनाया था इसको एग्जीक्यूट क्या करूँ? जस्ट वो रैंडमली चल रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कि भेड़-चाल। उसने जस्ट क्राउड को फॉलो करना है और मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। उसके ऊपर दूसरों का असर हो रहा होता है। तो वो ना तो कभी खुद को प्लान करता है, देखा-देखी भेड़-चाल चलता रहता है, दूसरों का असर ले रहा होता है। फैमिली में से किसी ने कोई एमबीबीएस किया था, फैमिली में कोई इंजीनियर है, फैमिली में किसी ने ये फील्ड चूज़ की थी तो उसका बड़ा स्कोप है। तो हम सिर्फ स्कोप के पीछे भागते रहते हैं, हम खुद को कहीं बहुत पीछे इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है, करियर गाइडेंस की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले प्लान आउट करो अपना फ्यूचर। मैं खुद को 10 साल बाद कहाँ देखता हूँ, हमारे बच्चे को ये सिखाया ही नहीं जाता। हमें ये सिखाया जाता है जी, मैट्रिक के बाद आपके पास एफएससी, मेडिकल इंजीनियरिंग कर लें और कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड आईसीएस की तरफ चले जाएँगे। हमारे यहाँ तो जो फ़ील्ड्स हैं वो सिर्फ़ यही हमारे बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चा पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बन जाएगा, कामयाब है। इसके अलावा अगर वो कुछ कर लेता तो इससे नालायक, इससे निकम्मा बच्चा कोई नहीं। लेकिन हालाँकि रियलिटीज़ इससे कुछ और है। तो हम अपना फ्यूचर को प्लान नहीं करते, क्राउड को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, दूसरों का असर ले रहे होते हैं, हम खुद को दूसरों की सक्सेस स्टोरी पे चलाते हैं। हालाँकि इस दुनिया में 6.5 अरब लोग हैं और हर बंदे की अपनी अलग सक्सेस स्टोरी है। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि क्रिएट योर ओन, अपनी सक्सेस स्टोरी को क्रिएट करें। फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया जो ये है कि वो पेरेंट्स बच्चे को फ़ोर्स कर रहे होते हैं कि जी तुमने यही करना है। बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखने से पहले ये सोच लिया जाता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो ये एक हमारी सोसाइटी का अलमिया है। बच्चे को खुद चूज़ करने के ही नहीं दिया जाता। बच्चे के माइंड में बचपन से ये डाल दिया जाता है, बच्चे ने डॉक्टर बनना है और अल्टीमेटली होता क्या है, जब वो उस स्टेज के ऊपर आता है और वो मतलूबा म्यार पर या जो अपनी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरता, तो बच्चा ज़हनी मरीज़ बन जाता है। वो अपनी उसका जो नेचुरल टैलेंट होता है वो कहीं खो जाता है। तो ये एक ये फ़ोर्स वाला एलिमेंट है कि हमारे पेरेंट्स फ़ोर्स करते हैं। फिर हम टेम्प्टेड हो जाते हैं करंट ट्रेंड्स से। हम करंट ट्रेंड्स को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, जी आजकल ये चल रहा है तो यही चीज़ बेहतर है। जिस तरह आजकल के दौर में हमें कहा जाता है जी कंप्यूटर साइंस कर लें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लें, तो जी बहुत स्कोप है इस चीज़ का। लेकिन हम कभी भी फ़ील्ड को चूज़ करते हुए ये नहीं देखते कि आज से 10 साल बाद इसका क्या स्कोप होगा। आज से 10 साल बाद जिस फ़ील्ड को मैं चूज़ कर रहा हूँ, तो 10-15 साल बाद ये फ़ील्ड कहाँ पे लाई कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। तो करंट ट्रेंड्स को जो फ़ॉलो करने वाली बात है कि ये बहुत बड़ी गलत बात है। फिर सबसे बड़ा मसला हमारा मीडिया। हमें ड्रामों में, हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है, डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, इंजीनियरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, पायलट्स बन जाएँगे तो ये हो जाएगा, आर्मी में चले जाएँगे तो ये हो जाएगा। तो ये मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है।
वो थ्रू एड्स, थ्रू पब्लिसिटी, ये हमारे ऊपर भी बड़ा असर डाल रही होती है। फिर अ, एक हमारे बच्चों का ये मसला है कि हम किसी भी करियर में अपनी मर्ज़ी से जंप कर जाते हैं। होता क्या है, अब हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बच्चों से मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे पूछा, "बच्चे, आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया तो क्यों की?" जो मुझे जवाब सुनने को मिले कि केमिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग आपने की है, तो ये बड़े जवाब अजीब किस्म के, तो मैं एक दफ़ा बिल्कुल हिल के रह गया। केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे का जवाब था, सर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था मेरा। तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट की वजह से मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हालाँकि केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का कोई सच से रिलेशन नहीं है। मोस्टली बच्चों का जो आंसर था वो ये था कि सर जी मेरिट बन गया था। तो मेरिट चूँकि बन गया इस फील्ड में, तो हमने इस फील्ड को चूज़ कर लिया। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम रैंडमली किसी भी फील्ड में, हमारे ये मार्क्स थे, इस वजह से हमने इस फील्ड को चूज़ कर लिया, हमें कोई और ऑप्शन नज़र ही नहीं है। फिर हम रियलिटी से बहुत ज़्यादा अवे हैं। जैसे मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की बात की थी, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो केमिकल इंजीनियरिंग कर ली, फिज़िक्स में इंटरेस्ट है जी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली। तो बायो में इंटरेस्ट बच्चे का होता है जी, जिसको प्री मेडिकल करवा दें, कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। उसके बाद जी एमबीबीएस ही एक ऑप्शन रह गया, तो जी बच्चा डॉक्टर बनेगा तो कामयाब हो। तो ये जो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड फैक्ट्स हैं, हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। हम रियलिटी से बहुत ज़्यादा अवे हैं। हम जिसको मैं बोलता हूँ फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है हमारे बच्चे को, बच्चा उस तरफ मूव कर देता है। हम रियलिटीज़ को नहीं देखते। तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को बताए कि जिस फील्ड में आप अगर चूज़ कर रहे हो तो इसके असरात या consequences क्या होने हैं आज के बाद। फिर सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ लैक ऑफ काउंसलिंग फैसिलिटीज़ है। हमारे यहाँ काउंसलिंग ही नहीं की जाती। जब हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं की जाएगी, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब जो हमारे यहाँ बच्चे को मोटिवेशन फैक्टर्स है वो कम है, लैक ऑफ मोटिवेशन है। लैक ऑफ मोटिवेशन का यहाँ पे सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों से इंस्पायर हो। हमारे बच्चे के पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। उसने कभी अपने आप के बारे में सोचा ही नहीं, खुद को डिस्कवर ही नहीं किया। तो जब तक हम खुद को डिस्कवर नहीं करेंगे, मेरे अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, मेरे अंदर वो हीट पैदा नहीं होगी, जब तक इनर हीट पैदा नहीं होगी, हम कामयाबी की तरफ जा ही नहीं सकते। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं करियर गाइडेंस की, इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें करियर काउंसलिंग को अपनाना पड़ता है। करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे होते हैं, हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं, एमलेस प्रोसेस है, हमारा फोकस ही नहीं, हम आउट ऑफ फोकस हुए पड़े हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है कि जो चीज़ हम चूज़ कर रहे हैं, जो हमने एक प्लान आउट की चीज़ कर ली है, तो उसपे फोकस कैसे करें? तो कामयाबी के लिए एक चीज़ है फोकस एंड फ्लो। इस चीज़ को आप नेट पे सर्च करें, देखें कि फ्लो थ्योरी क्या है। आपको कुछ समझ आ जाएगा कि फोकस एंड फ्लो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो हम आउट ऑफ फोकस, हम रैंडमली चलते हैं, विदाउट प्लानिंग्स चलते हैं, एम हमारा कोई होता नहीं है स्पेसिफिक, जस्ट देखा-देखी भेड़-चाल चलेंगे, तो अंधे कुएँ में गिरेंगे जिसका नतीजा हमें कुछ नहीं मिलना। फिर हमारी सारी की सारी एफर्ट्स जो है, अनफॉर्चुनेटली हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्वालिटी की तरफ वर्क ही नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो स्कूल्स में क्या काम किया जा रहा है, जी एडमिशन्स को इंक्रीज़ करें, एडमिशन इंक्रीज़ करें। एडमिशन इंक्रीज़ करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि हम क्वालिटी को इंक्रीज़ नहीं करते। हमें सबसे पहले क्वालिटी के ऊपर वर्क करना चाहिए। जब हम क्वालिटी वाली चीज़ देंगे, तो देन सेकंड होता है क्वांटिटी। तो सबसे पहला जो वर्क हमें करने की ज़रूरत है, वो स्कूल्स में एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज़ करें। और अनफॉर्चुनेटली हम जितना मर्ज़ी रो लें, जी हम बहुत क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। नो डाउट कुछ इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 90% इदारे तो ऐसे हैं जिसमें क्वालिटी नाम की आपको देखने को चीज़ ही नहीं मिलेगी। जस्ट हम भेड़-चाल में क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, एडमिशन्स इंक्रीज़ कर दें, ड्रॉप आउट्स को कम कर दें। तो ये सारी चीज़ें कि हमारा बच्चा स्कूल से जाए ना, जस्ट क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं और हर फील्ड में सैचुरेशन होती जा रही है, तो उसका नतीजा हमारे सामने कि जी हम जॉबलेस होते जा रहे हैं। फिर हमारे पास करंट प्रोसेस और फ्यूचर में उसकी नीड क्या है, इसका कोई मैच ही कोई नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि करंट जो आज हम काम कर रहे हैं, 10 साल बाद इसका क्या नतीजा निकले, फ्यूचर में इसकी ज़रूरत होगी या नहीं होगी। हम एमलेसली जब मूव करते हैं, तो फिर हम इस चीज़ को प्लान आउट ही नहीं करते। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हमें ज़रूरत है तो किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम फ्यूचर नीड्स को भी देखें कि फ्यूचर में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया। अब कंपटीशन कैसे इंक्रीज़ हो गया? बोर्ड में एग्ज़ाम में नंबर आ रहे हैं, नो डाउट स्टूडेंट्स की एफर्ट, टीचर्स की एफर्ट है। लेकिन कंपटीशन को इतना भी रेज़ ना करें, क्योंकि लाइफ़ इज़ नॉट ए कंपटीशन। लाइफ़ रेस नहीं है। हर एक ने अपनी दौड़ पे फ़ोकस करना है, हर एक का अपना डेस्टिनेशन, हर एक का अपना विज़न उसको दे।
ये नहीं कि आप एक स्पेसिफिक फील्ड्स ले आए और उनके अंदर आप कम्पीट करवाते जाएँ, बच्चों को रगड़ा लगता है और आपका जो सुपर टैलेंट है वो यहाँ कहीं पे खो जाता है। तो यही बच्चे जो साइंस के, मैं हमेशा कहता हूँ, आप मेडिकल इंजीनियरिंग में इतनी एफर्ट कर रहे हैं, खुदारा अगर आप आर्ट्स की फील्ड में कहीं गए होते तो आप तो कितनी किताबों के मुसन्निफ होते। आप लोग लिटरेचर में तहलका मचा देते, ये साइंस वाले बच्चे जो इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं। नो डाउट आर्ट्स के बच्चे करते हैं, लेकिन हमने उसको स्पेसिफिकली कर दिया कि जी यही फील्ड्स हैं, यहाँ पे कंपटीशन करें और हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस लॉ को हम फॉलो करते हैं तो हमारा बेड़ा गर्क होता है। फिर हमारा जो इन्फ्लुएंस है पेरेंट्स और टीचर का, वो बच्चे पे बहुत कम होता जा रहा है। कभी होता था कि पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत असर लेते थे बच्चे, लेकिन ये बहुत कम हो गया। एजुकेशन फॉर ऑल का हम नारा तो लगाते हैं, लेकिन क्या ये गुड है या बैड है? जिस तरह कि मैंने क्या कहा था, हम क्वांटिटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। तो क्या क्वालिटी को इम्प्रूव किए बगैर एजुकेशन फॉर ऑल का नारा ठीक है, अभी सही या गलत है? हम हमें डिमांड करनी चाहिए क्वालिटी के ऊपर, ड्रॉप आउट्स इंक्रीज, एफर्ट गुड पीपल्स की जो है हम उनको डिक्लाइन करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बंदा 5-10 साल एफर्ट करता है, उसके बाद थक हार जाता है, जी सिस्टम ही ऐसा है। तो उन लोगों को जब तक हम एप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो चाहे बेशक आप लोग उसका साथ नहीं दे सकते, ना दे सकते, लेकिन एटलीस्ट उसको एक थपकी तो दें, यार यू आर गोइंग वेल, आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो। हमें उम्मीद है कि ये आने वाले फ्यूचर में बहुत बेहतर होगा। हम में से एक बंदा एक नारा तब्दीली का लगाता है तो उसे क्या सुनने को मिलता है? फजूल है, मैंने 10 साल एफर्ट की थी, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना, ये तो सिस्टम ही ऐसा है, तुम लोग पिस जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मतलब मुझे ना नेगेटिव मेंटेलिटी, नेगेटिव सोच है कि हम कंक्लूजन भी पहले से नेगेटिव माइंड में डाल रहे हैं बंदे के, कि हम पहले से ही कंक्लूड करके बैठे हैं कि बुरा ही होना है, ये चीज़ चेंज हो ही नहीं सकती। तो फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे यही कहना पड़ेगा कि फिर हम कभी भी तब्दीली की तरफ नहीं जा सकते। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उनकी एफर्ट्स को सराहें, एप्रिशिएट करें, ना दें साथ उनका, कम से कम उनकी राह में ये जो नाकामी के नारे लगा के रोड़े भी ना। फिर इश्यू जो मैं बार-बार कहता हूँ, हमारे यहाँ टमाटर भी खरीदने जाएँ, सब्जियाँ खरीदने जाएँ, आलू खरीदने जाएँ, वहाँ पे हम बड़ी क्वालिटी की बात करें। लेकिन हम में से 95% पेरेंट्स एजुकेशन में क्वालिटी को चेक ही नहीं करते। ठीक है, फलाना ब्रांड बन गया, ये इदारा बहुत बड़ा ब्रांड है, यहाँ पे बच्चे को डाल दिया, फ्यूचर सिक्योर। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें क्वालिटी को भी देखना चाहिए कि क्या क्वालिटी है। वो डेफिनिटली यहाँ पे गवर्नमेंट को मेजर्स लेने चाहिए। अब 60, 70, 100 बच्चों का एक सेक्शन बनाओ, 200 बच्चों का एक सेक्शन आपने बना दिया। मुझे बताएँ, वहाँ पे आप जितनी मर्ज़ी क्वालिटी इंक्रीज़ कर दें, कभी आप जो नॉलेज है वो डिलीवर बेटर नहीं कर सकते। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? जो सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल मैं यहाँ पे कहता हूँ ना, वो है स्टूडेंट खुद। स्टूडेंट से बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, स्टूडेंट को खुद सोचना चाहिए। फिर हम में से मोस्टली पेरेंट्स, टीचर्स, हर एक को मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ टीचर्स भी हैं जिसके रिस्पॉन्सिबल हैं। स्टूडेंट्स के बाद जो मेजॉरिटी है वो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है। अब मैंने कहा था हमें काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों है? तो 3 लोग हैं जिनकी काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स की काउंसलिंग ज़रूरी है, पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़रूरी है, देन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग। जब हम टीचर्स की काउंसलिंग करेंगे तो हमारे इदारे मजबूत होंगे। टीचर्स को लीडिंग रोल दें, उनको काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग करें। जब तक हम उनको लीडिंग रोल नहीं देंगे, हम क्वालिटी पे वर्क नहीं कर सकते। तो जब हम टीचर्स को की काउंसलिंग पे वर्क करना शुरू कर देंगे, टीचर्स को लीडिंग रोल दे देंगे, हमारे इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिक ग्रो अप करना शुरू कर देंगे इन क्वालिटी। देन क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। पेरेंट्स को, जब हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगे तो हमारे घर मजबूत होंगे। जब ये दोनों लोग एक पेज के ऊपर आएँगे, देन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग, ये 2 भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी करें। ये 3 जब ये ट्रायंगल मीटअप करेगी, ये कंसाइज़ करेगी एक पॉइंट के ऊपर, देन जाके हम काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पेरेंट्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, फिर मेजॉरिटी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी भी इसकी रिस्पॉन्सिबल है। सोशल स्ट्रैटा जो पाया जाता है हमारे अंदर, जी हमारी सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो वर्क कर रही हैं, गवर्नमेंट है, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें करियर काउंसलिंग के ऊपर हमारे बच्चों में वर्क ही नहीं किया जाता। अ, 99.9% स्कूल्स के अंदर बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग सेशंस ही नहीं रखे जाते। मेरी एक सजेशन है गवर्नमेंट को कि जब बच्चा 8वीं के बाद 9वीं क्लास में आ रहा है, 5वीं क्लास में है, मैट्रिक के बाद उसने आपके स्कूल को लीव करके किसी कॉलेज में जाना है, तो ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिफोर टेकिंग टेस्ट, बिफोर एडमिशंस आप लोग ऐसे सेशंस अरेंज करें जिनमें कैरियर काउंसलिंग की जाए, जिनमें बच्चों को बताया जाए, बच्चों का हिडन टैलेंट फाइंड किया जाए।
ये स्कूल की सबसे पहले जो हमारा प्री स्कूल होता है, वहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं प्राइमरी लेवल के, मैं हमेशा से ये रोना रोता हूँ, हमेशा से मैं कहता हूँ कि हम हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप ऊपर जो मर्जी करते रहे, हमारी बेस कमजोर है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बेस प्राइमरी लेवल के बच्चों में जितनी क्वालिटी ला सकते, जितनी स्क्रीनिंग कर सकते हैं यहाँ पे कर। अब हमारा प्राइमरी का बच्चा जब स्ट्रॉन्ग होगा, वो मिडिल लेवल पे आएगा, आपको चेंज नजर आएगा। तो इस प्राइमरी के ऊपर वर्क करें, देन मिडिल के ऊपर की बारी, देन हाई लेवल के ऊपर बारी, देन कॉलेजेस एंड देन हायर एजुकेशन की बारी होती है। लेकिन हम उल्टा काम करते हैं, हायर एजुकेशन के मिशन में फंडिंग हो रही है, हायर में हो रही है, प्राइमरी लेवल हमने इग्नोर किया हुआ है। मैट्रिक इंटर के जो टीचर्स हैं, वो बच्चों को वहां पे पढ़ा रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, टीचर काउंसलिंग ही उनकी नहीं है। अब वहां पे पढ़ाया क्या जाता है बच्चों को? कुछ भी नहीं। तो प्राइमरी लेवल हमारा सबसे ज्यादा वीक है, उसके ऊपर वर्क करने की हमें जरूरत है। हमें इस उर्दू इंग्लिश के जो हमारे लिए लड़ाई है, पहले तो इससे निकालना पड़ेगा। देन प्राइमरी लेवल के ऊपर जब हम वर्क करेंगे, हमारी बेस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो वो ये बेस स्ट्रॉन्ग वाली आप 5 साल ये ट्राई करके देख, आप प्राइमरी लेवल के ऊपर वर्क करें, छोड़ दें हायर एजुकेशन पे, ना करें इतना वर्क। आपका प्राइमरी के बाद जब बच्चा आपको मिडिल लेवल के ऊपर नजर आएगा, आपको चेंज ना है, आप आके मेरी कबर पे थूक दीजिएगा। ये एक रियलिटी है, दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, चलिए हम कहते हैं कि हम अपना ट्रेंड सेट करेंगे। ट्रेंड सेट करने से पहले उनको देखेंगे वो आज कामयाबी पर पहुंची है तो किन स्टेप्स को फॉलो किया, उन्होंने इस्लाम के रूल्स को फॉलो किया। तो हमें इस्लाम के रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल वो लोग भी हैं जिनके पास नॉलेज है, लेकिन वो दूसरों को बताना ही नहीं चाहते। वो अ, हम जिस तरह कहते हैं ना कि हकीम बन के बैठे हुए हैं, अपना नुस्खा किसी को नहीं बताना। तो डॉक्टर और हकीम में यही तो फर्क है कि हकीम अपना नुस्खा ही नहीं बताता किसी को, तो वो अपना नुस्खा तो बताएं। खुदा आपके पास नॉलेज है, आप कुछ ना कुछ अवेयरनेस से एक दिया जला दें। जब एक ज्यादा ना से एक दिया भी जल गया, तो एन मुमकिन है उससे एक और दिया जल जाए। और ये शमें जलती जाएंगी तो मेरा मुल्क बहुत जल्द तरक्की करेगा। अ, कुछ लोग हैं जिनकी सोशल इन्फ्लुएंस बहुत होती है, लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। जब वो कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। वो लोग जो सक्सेस अचीव कर चुके हैं, वो दूसरों को भूल जाते हैं। इल्म ये है कि हम समझते हैं जी खुद को रेज कर लेना ही सक्सेस है, लेकिन मेरे नजदीक सक्सेस की डेफिनेशन ही कुछ और। सक्सेस का मतलब ये है कि आप अपने साथ ऊपर कितने लोगों को लेके आए। आपने जिन जिन स्टेप्स को फॉलो किया कि आप उनको भूल गए। तो अगर आप किसी और का भला नहीं कर सकते, आप किसी और को कामयाब नहीं करा सकते खुद कामयाब होने के बाद, तो अनफॉर्चुनेटली आपसे दंदन काम बंदा कोई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस सिलसिले के अंदर। कैरियर साइकिल जिसको मैं बोलता हूँ, ये कैरियर प्लैनेट्स हैं और कैरियर लाइफ सिस्टम है जो आपको लीड करता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बेटरमेंट के लिए। ये जो रिवॉल्व करता है, ये आपके अपने गिर्द रिवॉल्व करता है, अपनी एजुकेशन, आपकी फैमिली, सोसाइटी एंड विजन। तो ये कैरियर साइकिल, इस साइकिल को हमने बैलेंस करना है किसी ना किसी तरह। कैरियर साइकिल 2 पे आता हूँ तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं प्रोग्रेस की तरफ, और 5 क्रूशियल फैक्टर्स हैं: सेल्फ बिलीव, कमिटमेंट्स, प्लान, perseverance, a path that makes him obtain his wishes, courses, job and location। ये वो पाथ है आपके पास, ये जो 5 मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स हैं आपके सामने, जो आपको बताता है कि आपने अपनी विशेष को, अपने कोर्स को, अपनी जॉब या लोकेशन को डिफाइन कैसे करना है। जब आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प आउट मिलेगी। हमने कैरियर डिसाइड करना है अपना, तो कैरियर को मेक करने का एक प्रोसेस होता है, तो इसको टोटल हम 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो होता है आप डिस्कवर करें अपना। नेक्स्ट, एक्सप्लोर करें डिफरेंट ऑप्शंस, एक डिसीजन बनाएं, फिर एक्शन लें, और फिर एक्शन लेने के बाद एवेल्युएट करें जो मैंने डिसीजन लिया था वो ठीक था नहीं था। बारी बारी इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप था डिस्कवरिंग योरसेल्फ। अब खुद को डिस्कवर करने का मतलब क्या होता है? ये सब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का, बहुत ज्यादा लोगों का ये सवाल होता है कि खुद को डिस्कवर कैसे करें। डिस्कवर करना बहुत ज्यादा आसान है। एक पेज पकड़ें, फजर की नमाज के वक्त बैठें और लिखना शुरू करें। आपके इंटरेस्ट क्या है? आपको अपनी वैल्यूज का पता होना चाहिए कि मेरी वैल्यूज क्या है, मैं क्या चीजें ऐड कर सकता हूँ इस सोसाइटी के अंदर, मेरी क्या स्किल्स है, मैं पर्सनली किस चीज को प्रेफरेंस करता हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी में ये फैक्टर बहुत ज्यादा वाजे तौर पे है, तो उसके हवाले से मेरी प्रेफरेंस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, ये सारी चीजें डिस्कवरिंग योरसेल्फ में आती है। अनफॉर्चुनेटली मैं बच्चों से सवाल करता हूँ अपने फ्रेंड की मुझे 5 खूबियां और खामियां बताएं, हम 1 मिनट भी नहीं लगाते बता देते हैं। और
जब बात होती है कि जी आप अपनी खामियाँ और खूबियाँ बताएँ, तो मुश्किल से हमें ये खामी और खूबी भी नहीं मिली। तो अपने आप को डिस्कवर करें, अपनी वैल्यूज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस के बारे में बताना चाहिए। फिर हमने क्वेश्चन करना है कि वो कौन से 3 ऐसे करियर्स हैं जिनमें मेरा इंटरेस्ट है, नो इन्फ्लुएंस नहीं, मेरा ज़ाती इंटरेस्ट किसमें। फिर कौन से मेजर कॉलेजेस हैं जिनको मैं एक्सप्लोर करूँ, जिनमें मैं एडमिशन ले सकता हूँ, इन इन इदारों के साथ लिंक करके या इन इन इंडस्ट्रीज़ में वर्क करके किसी भी लेवल के ऊपर, हमने उन इंस्टीट्यूशंस को देखना है जहाँ पे मैं अपने इन इंटरेस्ट को क्या कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप होता है हमने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। इसमें हमने जो चीज़ देखनी है, हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, हमने डाटा कलेक्ट करना है। या मेरे पास मुख्तलिफ सोर्सेज़ हैं, वो कुछ लोग हो सकते हैं, वो आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, जिससे जो मैं अपने कॉलेजेज़ हैं या करियर के जो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मुझे उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता कर सकती हैं। कौन-सी क्लासेस ज़रूरी हैं, कौन-सी एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं, जिनसे मैंने जो 3 करियर्स चूज़ किए, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती हैं। मैं अपने इंटरव्यूज़ के बारे में, इंटर्नशिप्स के बारे में, मैंने जहाँ पे काम करना है, ऑर्गनाइज़ेशंस के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में दूसरों की राय कैसे ले सकता हूँ, इनके ऊपर मैं कैसे वर्क कर सकता हूँ, इनके ऊपर मैं ज़्यादा कैसे सीख सकता हूँ। तो दूसरा होता है हमने ऑप्शंस जो हमने 3 चूज़ कर लिए, उनको एक्सप्लोर करना है, अब उनको देखना है कि इनमें क्या-क्या चीज़ें अ, बेटर हो सकती हैं। फिर हमने डिसीज़न लेना होता है एक्सप्लोरिंग के बाद। अच्छा, डिसीज़न लेने का मतलब क्या है? डिसीज़न लेने का मतलब क्या है कि आपने जेन्युइन रीज़न्स, ग्राउंड फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ को माइंड में रखना है कि मैं कितना वक़्त, कितना एनर्जी दे सकता हूँ जो चीज़ मैंने डिसाइड की है। मैं क्या चीज़ इन्वेस्ट करना चाह स सकता हूँ अपने करियर डिसीज़न में। अच्छा, फिर मुख्तलिफ लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स वो मुझे किस हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना है कि जब मैं अपने डिसीज़न मैंने लेना है, इस डिसीज़न लेने के बाद कौन-कौन सी मेरी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, तो अपनी प्रेफ़रेंसेस डिफ़ाइन करनी। तो डिसीज़न में पहली चीज़ मैंने अपना टाइम, एनर्जी देनी है, क्या मैं विलिंग हूँ भी या नहीं कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। आपने डिसीज़न का डिसीज़न के बाद आपने एक्शन लेना है। एक्शन का मतलब क्या है कि अगर मेरा एक गोल है, तो खुद से क्वेश्चन करें कि मैं इस गोल तक कैसे पहुँच सकता हूँ? क्या मैं मेरी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो इस कामयाबी को हासिल करने के लिए रेडी भी हैं या नहीं है? मैं कौन-कौन से एक्शंस ले सकता हूँ, किन एक्शंस को लेनी चाहिए? मैं किन कोर्सेज़ को, एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करूँ कि जो मेरा नेचुरल टैलेंट है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो हमने एक्शन लेना। स्टेप 5 की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारे पास स्टेप नंबर 5 जो होता है, वो होता है हमने डिसीज़न को फिर री-इवैल्यूएट करना है। जब हम एक्शन ले चुके हैं, तो उसके बाद मुझे कुछ ना कुछ उसके आउटपुट्स आना शुरू होती हैं। उस फेज़ में मैंने क्या करना है कि क्या मैंने जो डिसीज़न लिया है, ये सेल्फ क्वेश्चन है आपका, क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं है? क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जो मेरी कामयाबी की राह में रुकावट है? वो मैं खुद भी हो सकता हूँ, वो लोग भी हो सकते हैं, वो हालात भी हो सकते हैं, जब कुछ भी हो सकता है। तो वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं, हमने उनको डिटरमाइन करके लिख लेना है कि ये फैक्टर्स हैं जी, जो मेरे करियर की राह में रुकावट है। उन रुकावटों को आप लिखें। कौन-सी चीज़ें हैं, मेरी कौन-सी हैबिट्स हैं, कौन-सी आदतें हैं, जो मुझे मेरे इस करियर तक या मेरे एम तक पहुँचने से मुझे रोक रही। तो हमने रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए ये सारी चीज़ों को मेंशन कर लेना है। फिर मुझे अपने गोल तक पहुँचना है। ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं उस गोल तक पहुँचने में? आपने अपनी कंपनी को दुरुस्त करना है। अपने इर्द-गिर्द के लोगों में, पॉज़िटिव लोगों में बैठना शुरू करें। वो लोग जो उस करियर में या आपके गोल तक पहुँचने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी मदद लें। लाज़मी नहीं है कि आप अकेले चलें, दूसरों की हेल्प लें, जो आपको असिस्ट कर सकते हैं किसी भी मामले में। वो बेशक आपका एक कदम ही क्यों नहीं बढ़ा सकते। आप लोगों ने उनकी हेल्प लेनी है और वो आपने उन लोगों को पहले से एक चार्ट के ऊपर, मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो आपको मैंने स्टेप्स बताए हैं, इनको एक चार्ट के ऊपर मेंशन करके अपने रूम में लगा लें। आप लोगों को के लिए जो कामयाबी का सफ़र होगा, वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देन एम्बिशन वर्सेस रियलिटी। अब हमेशा मैं कहता हूँ कि हमने हमेशा इन दोनों के दरमियान में रहना। हम बहुत सी चीज़ों को आइडियलाइज़ करके, आइडियलाइज़ अप्रोच करते हुए सोच तो लेते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो जब भी आपने अपने करियर को चूज़ करना, उससे पहले आपने खुद को समझना है, अपनी प्रेफ़रेंसेस को, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मेरी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, मेरी प्रेफ़रेंसेस क्या हैं। जो एम्बिशन है ना आपका, वो आप में इंजेक्ट भी किया जा सकता है, या किसी तरफ से आप उससे इंस्पायर भी हो सकते हो, आप अपना एम्बिशन नया भी जनरेट कर सकते हो। तो
हमने अपने कैरियर्स की तरफ अप्रोच करनी है, तो मेरे पेरेंट्स का, इस सोसाइटी का जो आपकी तरफ एटीट्यूड होगा, वो आप लोगों ने उन तमाम फैक्टर्स को डिटरमाइन करना है। तो आपने देखना है कि एम्बिशन मेरा ये है और रियलिटी ये है। मैंने खुद को किस लाइन के ऊपर रखना है ताकि मैं किसी भी तरफ मूव करना चाहूँ, तो मैं ईज़िली मूव कर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर नंबर 2 होगा, हम इसमें करियर पे के ऊपर बात करेंगे कि करियर कितनी टाइप्स का होता है और वो क्या चीज़ें होती हैं। अ, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और आप लोग से उम्मीद है कि मुझे इस लेक्चर के बारे में आप लोग अपने कमेंट्स की मदद से मुझे राय देंगे। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।